जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जेसीओज और एचसीओज की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक 8 सीपीसी में कितनी पेंशन होगी। बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा बैटल कैजुअल्टी और वॉर इंजरी पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक वॉर इंजरी पेंशन या फिर बैटल कैजुअल्टी पेंशन ले रहे हैं, तो क्या उनके मरने के बाद वाइफ को, स्पाउस को लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी, और कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है बैटल कैजुअल्टी पेंशन के बारे में और वॉर इंजरी पेंशन के बारे में। इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा रिकॉर्ड ने भेजा लेटर पीओआर को। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर के फेवर में रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पीओआर को छठे पे कमीशन का एरियर देने के लिए। पीसीडीए का एक सर्कुलर है 397, उसका एरियर देने के लिए, ग्रुप का एरियर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डॉक्टर एक्वाइड फॉर्मूला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर को लेके डॉक्टर एक्वाइड फॉर्मूला क्या कहता है, इस पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 8 सीपीसी में जेसीओस एससीओस की पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जिनकी पेंशन 7 सीपीसी में कम हो गई। दोस्तों आप सबको पता है जेसीओस की पेंशन के बारे में और एचसीओस की पेंशन के बारे में। मैं बात कर रहा हूं नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हाँ दोस्तों, नायब सूबेदार की पेंशन, सूबेदार की पेंशन, सूबेदार मेजर की पेंशन, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन, ऑनरी कैप्टन की पेंशन, इनकी पेंशन पे नुकसान हुआ है 7 सीपीसी में। जो अभी आ रहे हैं पेंशन, उनकी पेंशन बहुत ही कम है, जिसका नुकसान पीछे वालों को भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 8 सीपीसी में क्या इनको नुकसान होगा, जेसीओस को, एससीओस को? नहीं दोस्तों, इनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इनकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कितनी बढ़ोतरी होगी ये मैं आपको समझाता हूं। जी हाँ दोस्तों, और मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92। अभी मैंने फिलहाल 1.92 लिया, बाकी देखेंगे कि भारत सरकार कितना देती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की। इनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 50,000 से लेके 60,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैं बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन की। नायब सूबेदार की पेंशन होगी जिनकी सर्विस 24 साल है, 26 साल है, 28 साल है, इनकी पेंशन 50,000 से 60,000 के बीच में हो जाएगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, अगर आप अभी ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा सूबेदार की, जिनकी सर्विस 28 साल है या फिर 30 साल है, या फिर कोई पुराने सूबेदार है ओआरओपी 1 के, या फिर ओआरओपी 2 के, या फिर ओआरओपी 3 के, कोई से भी सूबेदार है, चाहे वो 28 साल के और 30 साल के, इनकी पेंशन हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 60,000 से लेके 67,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 60,000 से 67,000 के बीच में, इसी के बीच में आपकी पेंशन 8 सीपीसी में होगी। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की, जिनकी सर्विस 30 साल के आसपास है। इनकी पेंशन हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 67,000 से 75,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैंने दोनों फिगर लिख ली, मिनिमम और मैक्सिमम, इसी के बीच में आपकी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की, जिनकी 33 साल सर्विस है या फिर इसी के आसपास सर्विस है, चाहे वो ओआरओपी 1 के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो जो ज्यादा पेंशन ले रहे हो, या फिर जो अभी पेंशन आ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, तो ऑनरी लेफ्टिनेंट जिनकी सर्विस 33 साल के आसपास है, इनकी पेंशन होगी 8वें वेतन आयोग में 85,000 से लेके 95,000 के बीच में, इसी के बीच में आपकी पेंशन रह सकती है। फिर मैं बात करूंगा ऑनरी कैप्टन की, जिनकी सर्विस 33 साल के आसपास है, इनकी पेंशन होगी 8वें वेतन आयोग में 85,000 से लेके 95,000 के बीच में, इसी के आसपास आपकी पेंशन हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करी है 8वें वेतन आयोग की, और फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। बैटल कैजुअलिटी, वॉर इंजरी पेंशन अगर पेंशनर को मिल रही है, तो दोस्तों अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फिर वाइफ को, स्पाउस को कौन सी पेंशन मिलेगी? वैसे दोस्तों कहते हैं कि जो पेंशनर पेंशन लेता है, इनहेंस पेंशन, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, उसी का 60% पेंशन वाइफ को, स्पाउस को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वो आगे मिलती है नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन, लेकिन कुछ साल तक, 7 साल तक, या फिर पेंशनर की डेथ के बाद से 67 ईयर्स तक वैसे इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर बैटल कैजुअलिटी पेंशन है या फिर वॉर इंजरी पेंशन है, अगर पेंशनर खुद पेंशन ले रहा है बैटल कैजुअलिटी की या फिर वॉर इंजरी पेंशन, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो वाइफ को लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी 100% फुल पेंशन मिलेगी, लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों कई बार रिकॉर्ड देता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे पहले पेंशनर की पेंशन देखता है कि पेंशनर को कौन सी पेंशन मिल रही है, उसी का 60% या फिर उसी की इनहेंस पेंशन वाइफ को, स्पाउस को दी जाती है। रिकॉर्ड ऐसा कहता है। लेकिन दोस्तों कई कोर्ट केस ऐसे हैं जिसके बेस पर लिबरलाइज फैमिली पेंशन दी जाती है वाइफ को, स्पाउस को, अगर खुद पेंशनर वॉर इंजरी पेंशन या फिर बैटल कैजुअलिटी पेंशन ले रहा हो। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड आपको मना नहीं करेगा। आप या तो एएफटी जा सकते हैं, एएफटी से आपको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिल सकती है वाइफ को, स्पाउस को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड का लेटर पीओआर को 6 सीपीसी का एरियर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों एक लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से पीओआर को। इसमें लिखा है कि पेंशनर को 6 सीपीसी का एरियर दिया जाए 1/1/2006 से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों इन पेंशनर का ग्रुप था ग्रुप जेड, 1/1/2006 से आपका ग्रुप मर्ज कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी का एक सर्कुलर था 397। दोस्तों इस सर्कुलर के आधार पे जो आपका ए ग्रुप था उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया गया 1/1/2006 से, और जितने भी बी ग्रुप थे, जेड ग्रुप थे, ई ग्रुप थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया ग्रुप वाई में। तो दोस्तों इन पेंशनर के फेवर में रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है पीओआर को कि पेंशनर का IRLA, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, वेरीफाई करें और छठे पे कमीशन का एरियर दे। जी हाँ दोस्तों ये पेंशनर्स 2006 से पहले के हैं। इनका पहले ग्रुप था जेड और इनको पेमेंट मिलना था वाई के हिसाब से 1/1/2006 से। तो यही रिकॉर्ड ने लिखा है कि इनको वाई के हिसाब से पेमेंट दिया जाए छठे पे कमीशन का 1/1/2006 से। तो दोस्तों ऐसी आप भी कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के माध्यम से अगर आपका कोई दूसरा ग्रुप है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1/1/2006 से आपको सिर्फ या तो एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप के हिसाब से पेमेंट मिलना था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला और महंगाई या फिर मुद्रास्फीति के आधार पे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.28 बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी संगठन है उन्होंने एक ही डिमांड भेजी है कि महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 8 सीपीसी का 2.28। जी हाँ दोस्तों, ऐसी डिमांड की जा रही है भारत सरकार से। दोस्तों डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला क्या कहता है? डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला आइटम्स पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला महंगाई आइटम्स पे काम करता है। दोस्तों अगर आप दाम देखें, अगर आप प्राइस देखें किसके, चावल के, दाल के, फल के, सब्जियों के, कपड़ों के, दूध के, तेल के, अगर आप इन सब चीज के प्राइस देखें तो इनके प्राइस बहुत हाई है आज के टाइम में। तो दोस्तों इन चीजों को देखते हुए डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला कहता है कि 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.28 होना चाहिए। जी हां दोस्तों, डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला ये कहता है और जो तमाम संगठन है वो भी यही कह रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.28 होना चाहिए, यानी 2.00 से ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको 2.28 मिलता है तब आपकी बेसिक कितनी होगी, तब आपकी कितनी बेसिक होगी? जैसे किसी की बेसिक है 18,000, तो 18,000 मल्टीप्लाइड 2.28, तो 8th सीपीसी की बेसिक हो जाएगी 41,040, इतनी बेसिक हो जाएगी। जी दोस्तों, जो ऊपर मैंने आपको जेसीओस एससीओस की पेंशन बताई थी, इसमें मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया था 1.92। अगर 2.28 मिलता है तो आपकी पेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी।
जितनी मैंने यहाँ पे बताई है इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला, महंगाई या फिर मुद्रास्फीति को देखते हुए 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.28 कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम तो उम्मीद यही करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपको ज्यादा मिले, जिससे आपकी सारी चीजें ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों महंगाई को देखते हुए जो आइटम्स हैं, तेल, दूध, सब्जियां, कपड़े, फल, चावल, दाल, इन सब चीजों के दामों को देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है। वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।